वेलकम टू टीवीसी गपशप। आज हमारे बीच इस टीवीसी गपशप की पहली महिला है जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। बहुत ही जुझारू महिला है और बहुत इनका जो जर्नी रहा है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। पहले ये कॉर्पोरेट हाउस में थी, अभी ये पॉलिटिशियन है। तो हम बात कर रहे हैं मेहगामा की एमएलए श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी की। सो दीपिका जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। मैंने इंट्रोडक्शन बहुत नहीं दिया क्योंकि हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपकी जो ये जर्नी रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक कॉर्पोरेट हाउस में थी, अभी आप पॉलिटिशियन है। मुझे पता है कि आपका एक फैमिली बैकग्राउंड भी है पॉलिटिक्स का, लेकिन इंडिविजुअली अगर बात करें तो ये जर्नी कैसे, ये जो शिफ्ट रहा फ्रॉम बीइंग अ कॉर्पोरेट टू अ पॉलिटिशियन। मुझे याद है कि हम लोग बात भी क्या करते थे कि एक अनसर्टेन फील्ड पे आप जा रही हैं, आपका वो विश्वास था कि नहीं कुछ तो होगा ही। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। थैंक यू। मुझे पहली महिला आपके चैनल पे, आपके पोर्टल पे आने का मौका दिए। वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम और मेरे इस जर्नी का हिस्सा आप भी रही हैं। कॉर्पोरेट से पॉलिटिशियन मेरे लिए आराम से वो ट्रांजिशन हुआ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा था। मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स भी पॉलिटिकली सोशली एक्टिव थे। फिर हमारी जहाँ शादी हुई वहाँ भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पुराना इतिहास था। लेकिन हम अपने हिस्से का जो संघर्ष है, मेरा जो स्ट्रगल है, वो अपने हिस्से का करके गए। ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फिर अलग अलग पदों पे रहकर इश्यूज़ को समझे, इलाके को समझे, क्षेत्र को समझे, और फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए। एंड आई मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड और हमारी पार्टी की मुझे मौका भी दिया और मैं चुनावी राजनीति में सफल भी हुई। सो ये शिफ्ट जो था, क्योंकि हम बात करते थे यू हैड अ गुड जॉब, ठीक है, यू आर प्रीटी फेमस ऑल्सो हमारे शहर में। आज भी लोग पूछते हैं इनफैक्ट कि दीपिका कैसी है, तो मैं बोलती हूँ हाँ बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी तो फुल टाइम अपना सोशल वर्क और समाज सेवा में लगी है। तो क्या वो डिसीजन तो था, लेकिन आपने बहुत नीचे से, ऐसा नहीं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड था तो एकदम एक सीधे आके कहीं एक पोजीशन में बैठ के, आपका संघर्ष भी आपका अपना था। हर किसी का संघर्ष अपना होता है। तो वो थोड़ा बताइए कि कांग्रेस, अगेन आपका फैमिली बैकग्राउंड था, बट वाज इट फ्रॉम द हार्ट एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई विद द आइडियोलॉजी? यस, एब्सोल्युटली फ्रॉम हार्ट। हमारे अपब्रिंगिंग में वो था और इसी आइडियोलॉजी को लेकर के हम लोग बड़े हुए और वो वेरी डीपली एम्बाइब्ड है। बीच में हमारे घर पर भी बहुत सारे ट्रांजिशंस हुए, बट उससे मेरे पॉलिटिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी आइडियोलॉजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप जमशेदपुर से कैसा अटैचमेंट है वो आप समझ सकती हैं। हस्बैंड मेरे वहीं टाटा स्टील में काम कर रहे थे। मेरा खुद का जॉब जो मीडिया हाउस में था वो भी जमशेदपुर में रहा। आई हैड मेरी मैरिड लाइफ वहाँ से शुरू हुई। आई हैड माई 2 बेबीज़ देयर। वहीं बच्चे मेरे आज भी वहीं पढ़ रहे हैं। तो जमशेदपुर से जो अटैचमेंट है वो तो मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग है। लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र जो मेरा ससुराल है गोड्डा मेहगामा, स्पेशली वहाँ से मेरे फादर इन लॉ भी 4 बार रिप्रेजेंट किए उस सीट को, वो रहा। और इजी नहीं था क्योंकि मेरे परिवार में भी जब हम चुनाव लड़े तब 20 साल का गैप हो गया था। तो एक पूरे जनरेशन का शिफ्ट था। पुराने हमारे जो लोग थे या मेरे जो फादर इन लॉ से कनेक्टेड थे वो कुछ रिटायरमेंट पे थे, कुछ नहीं थे। तो पूरे एक टीम खड़े करने की बात हुई। पर उनका जो गुडविल था वो डेफिनेटली मेरी मदद किया, क्योंकि वो कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो कांग्रेस का बेस्ट टाइम तो ज़रूर देखे, लेकिन उस आइडियोलॉजी को बहुत स्ट्रांगली मानते हुए और ग्राउंड में जनता से जुड़े हुए ऐसे लीडर हैं। 20 साल के बाद भी उनके पॉपुलैरिटी में कहीं कमी नहीं थी। तो मुझे बहुत इज्जत सम्मान से और पूरे इलाके की मैं बहू वाला प्रिविलेज लेकर के क्षेत्र में गई, अपने तरीके से तैयारी की और कांग्रेस के बैड टाइम्स में भी हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिया। और जितने भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्पेशली द यंगस्टर्स, मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आप लोगों के इश्यूज़ को समझेंगे, मुद्दों को समझेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, कोई ताकत आपको धन बल या छल कपट कुछ भी आपको हरा नहीं सकती। आप अगर जनता के साथ दिल से जुड़े हैं, उनके इश्यूज़ पे उनके साथ खड़े हैं, तो वो प्यार सम्मान आपको वापस जनता ज़रूर देती है। आपने अपने परिवार की बात कही, आपका परिवार में भी जमशेदपुर में है। सो टॉकिंग अबाउट वुमेन इन पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट टू बी जेंडर बायस्ड सेइंग दिस, बट झारखंड में जो मात्रा है, जो प्रोपोर्शन है, बहुत कम है। तो आपको लगता है कि ये जर्नी जो वुमन के लिए है काफ़ी दिक्कतों भरा है? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि लोग पूछते हैं
मर्दों से कोई ये सवाल नहीं पूछता कि वो अपना घर कैसे संभालते हैं, लेकिन औरतों से पूछा जाता है. तो बट आई वॉन्ट टू रियली नो कि इज इट डिफरेंट बीइंग अ वुमन इन पॉलिटिक्स? मुझे लगता है डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी हैं. आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. मतलब अगर आप 100 लोगों में अगर कोई एक महिला है तो मुझे लगता है वहाँ ध्यान जाना, उनकी बातों को सुनना, मुझे लगता है आपको एक अटेंशन तो ज़रूर मिल जाता है. उसके लिए शायद पुरुषों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा. 100 की भीड़ में किसी एक को पहचानना या उसकी बात सुनना, उन्हें हो सकता है वो समय लग सकता है. लेकिन महिलाएं आ रही हैं, और अगर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, लोगों की बातों को समझने जानने की ताकत है अगर उनकी, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसान ही होती हैं. झारखंड की विधानसभा में अभी 10 महिलाएं हैं, जो देश भर के विधानसभा के परसेंटेज के हिसाब से इज़ अ डिसेंट परसेंटेज. लेकिन कांग्रेस की 4 महिलाएं विधायक हैं. तो धीरे धीरे ये परसेंटेज तो बढ़ना ही है. और विथ रिजर्वेशन जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग है, 33% वुमेन रिजर्वेशन, उसके लिए तो मुझे लगता है कि अब वो इंतज़ार इस समय ही ख़त्म हो जाना चाहिए था. बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, वो चाहती तो बगैर कोई राजनीति किए हुए महिलाओं को आरक्षण दे सकते थे. बट आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वो भी होगा. आप महिलाओं को साइड नहीं रख सकते हैं. और अब मैं जब सोचती हूँ, जब मैं इस जगह पर हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि कई बार हम लोग परेशान होते हैं, लगता है क्या कर रहे हैं, इससे आसान जीवन हो सकता था, बच्चों को और समय दे सकते थे. लेकिन अब मैं इसको छोड़ने की बात उन महिलाओं के वजह से नहीं कर पाती हूँ कि जो मुझे एज इंस्पिरेशन देख रही हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ मेहनत करने से यहाँ तक पहुँच सकते हैं. तो उनको किसी तरह की निराशा ना हो, और इस मुकाम तक सभी नहीं पहुँच पाते, तो उसको बरकरार रखने के लिए लोगों, महिलाओं का भरोसा और विश्वास के लिए अब मुझे लगता है कि तो आजीवन में पॉलिटिक्स से ही महिलाएं, मतलब जस्ट एज अ मेंटरशिप? हाँ, बिल्कुल. आपको लगता है कि समय बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है. और हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि उन लोगों के लिए भी चीज़ें आसान हो. महिला संगठन के पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय हैं, मुझे लगता है हर पार्टी में है. लेकिन जैसे ही उनके चुनाव लड़ने की बात आती है तो फिर लोग विजिबिलिटी, पैसे हैं कि नहीं है, टीम है कि नहीं है, इन तमाम बातों के साथ खड़े हो जाते हैं. मुझे लगता है कि महिलाओं को अक्रॉस द पार्टी लाइन टिकट के लिए कैसे दावेदारी करनी है, फिर चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव कैसे जीतना, इन सब चीज़ों पर उनको सपोर्ट होना चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है उनकी तो कंडीशनिंग भी वैसे नहीं हुई है इतिहास में. तो आप एक्सपेक्ट नहीं, अगर समय बदल रहा है, लेकिन अचानक से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अचानक से एक शिफ्ट हो जाए, रातों रात चेंज हो जाए. आपको मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप लेके लोगों को, जैसे मैं अगर इस जगह पर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें उंगली पकड़ करके बताऊँ कि हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए आपको इस तरीके से करना है. टिकट की कहीं दावेदारी हो रही है तो उन महिलाओं के सपोर्ट में खड़ा होना है कि नहीं. सिर्फ महिलाओं के समय विनेबिलिटी की बात नहीं होनी चाहिए. पुरुष भी चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, उसमें बुरा नहीं माना जाता. तो महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी यही लागू होना चाहिए. और मुझे लगता है जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिटिकल भी बहुत बड़ा पावर है महिलाओं के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे लगता है कि अगर 100 महिलाएं टिकट मांग रही हैं तो 50 को तो इस वजह से किनारे कर दिया जाता है कि शायद ये इलेक्शन के जो खर्चे हैं या जो बातें हैं वो नहीं कर सकते. लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप मुद्दों के साथ, लोगों के साथ जुड़े तो आप कोई करोड़ों में चुनाव मैनेज करता है अपना, आप लाखों में भी कर सकते. तो आपका भी जर्नी चुनाव में हमने देखा है कि कैंपेन बहुत अच्छा से चल रहा था, और आपके जो पहले एमएलए थे वो शायद कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए 2-3 टर्म्स के लिए एमएलए थे. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि वो तो थे कुछ टर्म्स के लिए, लोग यूज्ड टू हो जाते हैं. तो ये अचानक से जो आपकी स्ट्रैटेजी शिफ्ट होने का, आपकी तरफ वोट खींचने का, ये क्या रहा तब? सेम मुद्दे थे, बहुत सारे काम जो महगावा में हो के रहना चाहिए था अब तक, वो नहीं हुए थे. लोग छोटे इश्यूज़ को जो इमीडिएटली रिजॉल्व होना चाहिए वो सब नहीं था. लोग उन परेशानियों को महसूस कर रहे थे. मैंने लगातार पदयात्राएं वहाँ की थी, तो महसूस किया था कि लोग बेसिक एमिनिटीज़, स्पेशली महिलाओं के लिए, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि जहाँ उसी कमरे में जानवर भी हैं और उसी कमरे में महिला खाना बना रही है वहाँ, या उसके रहने की वहाँ व्यवस्था है. तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे क्षेत्र के लोग इससे बेहतर स्थिति में रहने चाहिए. मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ कि उनको
बेसिक रोड नाली सो 4 साल में नाली कोई पानी। चेंज? मैंने ये प्रयास करके काफ़ी हद तक सड़कों का मामला सुलझाया है। पेंशन के लिए तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि सर्जन पेंशन हो गया, तो जो बूढ़े बुजुर्ग अपने पेंशन के लिए परेशान होते थे वो उन परेशानियों से उन्हें निजात मिल पाया। एजुकेशन को लेकर के हमारी मुहिम थी, जल्दी हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, ITI हायर एजुकेशन एक प्रॉब्लम है। एजुकेशन का की सुविधाएं होंगी। हेल्थ सर्विसेज में मुझे कभी कभी डर लगता था कि अगर यहाँ तबीयत खराब हो जाए तो मुझे इलाज के लिए शायद रांची भागना पड़े या जमशेदपुर भागना पड़े, जो कि बहुत लंबा जो कि जर्नी। बहुत लंबा जर्नी है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो वहाँ सरकारी अस्पताल भी बहुत बुरे हाल में था, उसको डिमोलिश करके 50 बेड का नया अस्पताल बन रहा है, जहाँ डॉक्टर्स नर्सेस के भी रहने की जगह हुई, क्योंकि रूरल एरियाज में डॉक्टर जाके रहना नहीं चाहते क्योंकि उनके रहने की सुविधा अच्छी नहीं है। तो उस अस्पताल के बन जाने से बेसिक बहुत हम लोगों का ठीक हो जाएगा स्वास्थ्य का व्यवस्था। और साथ ही साथ CSR के पैसे से 300 बेड अस्पताल बनने की बात 13 साल से लोग सुन रहे थे। वो फंड अलॉट हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट के विल पावर ना होने की वजह से, डबल इंजन की सरकार रही थी, बट उन पैसों से उस अस्पताल को बनाया नहीं गया। अभी हम लोगों की सरकार में हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से MOU करते हुए अब मुझे लगता है कि उसका शिलान्यास की स्थिति में हम लोग अगले महीने आ जाएंगे। तो आने वाले 2 साल में आपको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल महगामा जैसी जगह में होगा, जिससे सिर्फ महगामा ही नहीं पूरा जिला और आसपास के इलाकों में उधर की पूरी हेल्थ बेस्ड इकॉनमी मुझे लगता है एक और संथाल बढ़ना के लिए होगा। देवघर में एम्स जितना बड़ा है उससे बड़ा अस्पताल हमारे यहाँ महगामा में बने। तो आप कल जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी मीडिया में, तो कहा जाता है कि आप महिला होकर भी, कोट अनकोट, आप महिला होकर भी बहुत मुखर है। और तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसमें भी जेंडर बायस है। लेकिन जब आप नई नई MLA बनी थी तो आपका कुछ झड़प हुई थी पुलिस के साथ भी, तो आप वहाँ पे शायद FIR वो नहीं लिख रहे थे, आप धरना पे बैठी, तो पुलिस एसोसिएशन ने फिर अपने कुछ अफसरों की मांग, ट्रांसफ़र की मांग की। तो ऐसा औसतन देखा नहीं जाता है, तो ये क्या हुआ और उसका भी स्टेटस क्या है? तो इतना क्या डर है MLA दीपिका पांडे सिंह से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई डरने जैसी बात है। लेकिन हाँ, जब किसी सही मुद्दे के साथ में हूँ तो फिर मुझे किसी से डर नहीं लगता, वो चाहे पुलिस वाले हो, प्रशासन के हो या कोई बड़े राजनेता हो। वहाँ भी ऐसी बात हुई थी सोनिया गांधी जी पर एक टिप्पणी को लेकर, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR कराने लेके गए थे और वहाँ उस FIR को लेने को तैयार नहीं थे लोग। ये मेरे पार्टी की बात थी, मेरे नेता की बात थी और मेरे अधिकारों की भी बात थी कि मैं अगर थाने में कोई FIR लेकर के खुद जाऊँ, तो अगर मेरे FIR को नहीं लिया जा रहा वो है, मैंने तो आप पढ़ा, समझिए आम आदमी की क्या हालत आम होती आदमी है। की क्या हाँ। हालत होने वाली थी। मैंने अपने क्षेत्र में ये प्रयास किया है, अब तो पुलिस वाले भी इस बात तो को जान मुझे समझ लगता है गए कुछ हैं। लोग उसको अग्रेशन के तौर पे देखते हैं। मुझे इस बात के लिए कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है कि लोग मुझे अग्रेसिव समझ रहे हैं। डिसिप्लिन तरीके से हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, लोग सोचते हैं कि महिला है तो मेलो डाउन कर जाए, कॉम्प्रोमाइज किसी तरह की हो जाए। अगर जहाँ हम सही हैं तो फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम जो सही बात है उसको इम्प्लीमेंट कराने की बात पर ही जाकर मानते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो चाहे जाए। उसके लिए कुछ भी। तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो महगामा एक बहुत पिछड़ा इलाका है और अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की बहुत प्रॉब्लम है। तो उस क्षेत्र में क्या हुआ है? ये आपने मेरे क्षेत्र के दोनों सबसे बड़े मुद्दों, टॉप मोस्ट प्रॉब्लम जो मेरा भी कंसर्न है और हमको लगता है सरकार भी इस पे बहुत गंभीरता से काम कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम जानते हैं कि सरकारी रिक्तियां बहुत खाली हैं, अब उस पर काम शुरू हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज वहाँ हैं, जैसे बगल के क्षेत्र में माइंस है, वहाँ लोग आते हैं काम करने और कई सारी नौकरियाँ, स्पेशली लोगों के स्किल्ड ना होने का बहाना करते हैं लोग, बट जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों के लिए भी जो काम है उसके लिए बाहर से लोगों को ले आते हैं। सरकार ने अब तो कानून बना दिया कि 75% जो है लोकल जो है झारखंड के लोग हैं, वो 40,000 के आसपास की नौकरियां सब वही करेंगे। तो अब वो एक कानून तो बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने में आपको पता लेकिन है। वही मैं आने वाले थे कि जो आपने आंदोलन भी किया, जो थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे बैठ रहे कि 75%, अभी तो खैर रूल बन गया है, लेकिन लोग बोलते हैं अच्छा 75% तो कॉर्पोरेट से मांग लीजिएगा, लेकिन स्किल कहाँ से लाएंगे?
तो इसीलिए क्योंकि स्किल की बात होती है तो वो तो बाहर से आएंगे। तो स्किलिंग का कोई गैप है क्या झारखंड में? मुझे तो लगता है, आप बताइए। डेफिनेटली है। पहले की सरकारों ने बिल्डिंग्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये कभी सोचा ही नहीं गया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो वो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देते हैं ताकि एक वो पट्टा लग जाए और नाम रहे, बट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कोई बात तक नहीं करता। ऐसा क्यों है? अगर ये नहीं करते कर रहे हैं लोग, इसी वजह से परेशानी भी है हम लोगों के राज्य में। हमारे क्षेत्र के लोगों को बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ किसान हैं, वो ऑर्गेनाइज होकर के उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो, उनको टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया जाए, इस बात के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एम्पावर करने की बात थ्रू ट्रेनिंग्स हम लोग कर रहे हैं। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट दे करके एम्पावर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत सारे वीवर्स हैं जो बहुत ही बुरे हाल में है। वहाँ भी मेगा क्लस्टर के लिए एक मेगा बिल्डिंग तो बना, लेकिन उसका फर्क बहुत वहाँ के वीवर्स की जिंदगी पर नहीं आया। हमारे यहाँ तसर भदैया में जो बुना जाता है वो भागलपुर, क्योंकि क्लोजेस्ट मार्केट हुआ करता था, तो भागलपुर सिल्क के नाम से जाना जाता। अच्छा, मेरे लिए जो एक मिशन है कि मैं भदैया की सिल्क को भदैया के नाम से पहचान दिलाऊं वहाँ के बुनकरों को। मुझे लगता है अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप किसी के भी लाइफ में अगर कुछ चेंज हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी की भी बात करूँ अगर, तो हम थैंकफुल हैं अपनी मदर को कि हम तीनों बहनों को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। अगर हम पढ़ाई अच्छी नहीं करते तो मुझे लगता है जो बदलाव हम लोगों के जीवन में आया वो संभव नहीं था। तो मुझे लगता है प्रायोरिटी पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू ऑल मीन्स। तो मेगामा में एज एमएलए ये सब काम कुछ आगे बढ़ा है? इस पे हम लोगों ने जैसे स्किल डेवलपमेंट के काम को लेकर के प्रयास किए हैं। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग महिलाओं की हो तो उसके लिए सरकार ने भी काम किया, और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि थ्रू NGOs उन लोगों को ट्रेनिंग और फिर किस तरीके से वो बैंक वगैरह से सहायता लेकर के अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकती है, उसको लेकर के हम लोग लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। ये मुझे लगता है कि एक लंबा संघर्ष है उसको लेकर के। स्कूल कॉलेजेस, स्कूल में भी बहुत बेसिक एम्यूनिटीज़, तो उन सब चीज़ों को बढ़ाने का हम लोग, कनेक्टिविटी से भी फर्क पड़ना था, वो हो रहा है। अब जैसे पंचायतों में अगर 6 तक क्लास है तो बच्चियाँ उतनी तक पढ़ती थी, उसको अपग्रेड करके 10th कराए तो अब ये श्योर है कि वो एटलीस्ट मैट्रिक करेंगी। अब प्रयास है कि हर पंचायत में एक +2 स्कूल हो ताकि उनका बेसिक एजुकेशन जो है वो हो। फिर एक बार जब इतना पढ़ जाती हैं बच्चियाँ तो वो खुद फिर डिमांड करने लगती हैं कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई आगे भी पूरी करनी है और मुझे भी कुछ जीवन में बनना। और जो सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ड्रिंकिंग वाटर, उसका क्या है, क्या प्रॉब्लम है और आप क्या कर रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर इज अ सीरियस कंसर्न, नॉट ओनली फॉर माय कंस्टिट्यूएंसी बट एंटायर स्टेट। जल नल योजना को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराने का हम लोग प्रयास करें। दिस इज अ स्कीम सपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, पार्ट ऑफ द मनी इज allotted फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इसको क्विकली इम्प्लीमेंट हम लोग कराएं और सबके घर पर एक सप्लाई वाटर का कनेक्शन हो, इसको लेकर के काम चल रहा है। मेरे पिछले दिनों भी विधानसभा में जो मिनिस्टर हैं उनसे इस बात पे ही डिबेट और आर्ग्यूमेंट हुआ कि जो पहले जो बने, आप कई सारे पानी टंकी देखेंगे कि जो जगह पे बना हुआ है वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उसे एक बूंद पानी नहीं गया। ऐसे 4 कम से कम पानी टंकियाँ मेरे क्षेत्र में, जो पानी के लिए गर्मी में बहुत परेशानी थी, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि ऐसी अभी 1.5 महीने पहले स्थिति थी कि सारे पोखर तालाब नाले सूख गए थे, उसमें आने तो जो जानवर हैं, मवेशियों को परेशानी है, पक्षियों को भी जो है हम लोग परेशान देख रहे थे। इस बारिश से एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के सुविधा हो गई है और खेती पर भी उसका असर पड़ रहा है। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर हम लोग नगर पंचायत क्षेत्र के लिए नया स्कीम पास हुआ, और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड मोर देन 500 करोड़ का जो योजना है वो हमारे यहाँ पास हो चुका है अब तक, और उसको हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश में है। मोर देन 5000 हैंड पम्प्स वो ऑलरेडी था, पिछले 3 साल में लगातार
उसको बनवाते रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग मोर देन 5000 हैंडपम्प्स ऑन रिकॉर्ड हम लोगों के पास है, जो जिनमें सारा कुछ चेंज करा के ताकि वो अच्छे से चले। 5000 से ज़्यादा हैंडपम्प मैंने अपने क्षेत्र में रिपेयर कराया है और उसको लगातार करा रहे हैं। लेकिन हम अपने क्षेत्र में अगर ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान उस दिन समझेंगे जब हम ये किसी हैंडपम्प पे किसी महिला को पानी भरते, उसके बच्चे को सर पे उठा के पानी का बर्तन न ले जाते हुए देखें, वो नहाती हुई भी वही हैंडपम्प पे दिखती है। तो मुझे लगता है ये जब स्थिति जिस दिन मैं देखूँ तब मैं कह पाऊँगी कि मेरे यहाँ पीने के पानी की परेशानी सॉल्व हो गई। अगेन कमिंग बैक टू, आप महिला है, विमेन एम्पावरमेंट, आप एम्पावर्ड है और एम्पावरमेंट की बातें करती है, लेकिन 4 साल हो गए हैं इस सरकार को झारखंड में, विमेन्स कमीशन में अभी तक कोई नहीं है, ऐसा क्यों? और मुझे आपने लगता क्यों, क्या आपने आवाज उठाया? क्योंकि आप बहुत मुखर है विधानसभा में। बोर्ड, निगम और बाकी भी जो नॉमिनेटेड पोजीशंस हैं जिससे सरकार को ही काम करने में सहूलियत होती है, उसको लेकर मैं लगातार बात उठा रही हूँ। और मुझे लगता है जो ये विमेन कमीशन की बात हो, ओबीसी कमीशन की बात हो, SC/ST और तमाम जो माइनॉरिटी कमीशन, ये सब रुके हुए हैं जिससे कम्युनिटीज पर के कामों पर ये फर्क रुका पड़ेगा। क्यों हुआ है, ये हमारा सवाल है। मुझे लगता है ये आने वाले महीने में जिस तरह से लेकिन हम अब लोगों अगले को साल आश्वासन- इलेक्शन है। हाँ, डेफिनेटली देर हुआ, थोड़ा कोविड को लेकर के भी हम लोग परेशान रहे, फिर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का भी इशू था जो हम लोग मोर और लेस सब रिजॉल्व कर चुके हैं। आने वाले महीने में मुझे लगता है ये सब चीज़ें हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी तो फिर आप एक बार दीपिका पांडे को चिल्लाते हुए सुनेंगे। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, विधानसभा में आपके वीडियोस आते हैं तो मैं देखती हूँ कि मतलब एक महिला जो कम से कम बोलती है विधानसभा में ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी, और मतलब अगर मेल डोमिनेटेड हर जगह है, पार्लियामेंट में भी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की चारों महिला विधायक जिन इश्यूज को लेकर के आती हैं, इट इज़ नॉट ओनली वुमेन्स इशू, वो सोसाइटी के इश्यूज हैं। एंड all 4 of us, I think we speak well, we prepare well and present well. So I am sure you'll talk to them sometime. Yeah, sure. Then you will be Correct. able to assess that. And you're very I'm not active. the only one. Yeah, sure. So you're very active on social media. और बीच में जब जल सत्याग्रह आपने किया था तो आप लेके बैठ गई थी घुटने तक पानी में। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो PR स्टंट है, तो उसके बारे में, ऐसे कमेंट्स के बारे में आप क्या कहना अगर किसी को ऐसा लगता है PR स्टंट, तो आई विल बी देयर मोस्ट वेलकम। वो कभी ऐसी जगह पे बैठना चाहते हैं वो बैठे, वो उस गंदे नाली के पानी से स्नान करें और अपने कुछ समस्याओं का निदान करा लें। आई हैव एब्सोल्युटली नो इशू। हैज इट बीन रिजॉल्व्ड? यस, उस रोड पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस बरसात पिछले बरसात जैसी हालत नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने में वो काम कंप्लीट, क्योंकि वो पिक्चर, वो न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी। हाँ, प्रॉब्लम ये था कि वो NHAI में वो रोड अपग्रेड हो गया था और 8 महीने पहले से टेंडर फाइनल था। मैं बार बार कह रही थी कि आप बरसात के पहले इसको मोटरेबल कर लें कम से कम, ताकि बरसात में परेशानी ना हो। लगातार बात संज्ञान में लाने के बावजूद कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो दैट इज व्हाई ही रिएक्टेड। वन ऑफ दोस डेज when I could not bear the tolerate anymore और मैं जा करके पानी में बैठ गई। ओके, एंड क्योंकि आप नेशनल सेक्रेटरी भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और तो हम थोड़ा कांग्रेस की भी बात करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली अगर बात मैं करूँ तो भारत जोड़ो यात्रा, आई थिंक इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, बट जितना उसको मीडिया में लाइमलाइट मिलना चाहिए था शायद उतना नहीं मिला। द लाइमलाइट इट डिजर्व्ड। सो इज कांग्रेस इज इन अ ट्रांजिशन फेज? देखिए, 4000 किलोमीटर कोई चले और आप इमेजिन करिए कि वो राहुल गांधी जी की जगह भाजपा का कोई नेता चलता, तो फिर टीवी और अखबारों में क्या होता वो आप लोग समझ सकते। ठीक है, आज हमें नहीं दिखा रहे, लेकिन उस 4000 किलोमीटर यात्रा को करने में देश ने देखा कि कांग्रेस के लीडर्स किस तरीके से जो आज देश की समस्या है एंड जो बाकी सर्वाइवल के बाकी जो इश्यूज है वो छोड़ दीजिए, आप महंगाई, बेरोजगारी, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन जिस सांप्रदायिक सौहार्द की बात को लेकर के, जिस मोहब्बत की बात को लेकर के राहुल जी चले, वो कितना अहम मुद्दा है वो आज हम लोग मणिपुर और हरियाणा के इशू से समझ सकते हैं। तो कांग्रेस ने तो हमेशा लीडर ही, कांग्रेस
को जाना ही जाता है अच्छे लीडर्स देने के लिए एज अ पार्टी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। देश को अच्छे नेता अगर मिले हैं तो मोस्टली कांग्रेस पार्टी से हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी पार्टी में नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो ऐसे कांग्रेस के हैं, हिस्टोरिकल पार्टी में भी हिस्ट्री भी रहा है। और सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए ज़्यादा जानते हैं। सत्ता, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कांग्रेस सत्ता में ना हो और इंडिया अलायंस जो बना, अगर वो सत्ता में वापस ना आए तो मुझे लगता है देश को ख़त्म कर देंगे लोग। पहले भी अलग अलग कम्युनिटीज़ एक साथ एक जगह रहती थी, कुछ कुछ डिफरेंसेस थे, बट वो ऐसा तो नहीं था जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे, महिलाओं को इतना हिंसा का शिकार होना पड़े। तो अब मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी था, और कांग्रेस अपना धर्म निभा रही है। अब जनता को तय करना है कि हमें सिर्फ बांटने वाली ताकतों की बातों को सुनकर इमोशंस में बहकर ऐसे काम करने हैं जिससे देश बहुत पीछे चला जाए। आज देश की इकॉनमी ध्वस्त है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कितना स्ट्रगल है वो देख रहे हैं, महंगा है। मतलब मैं टमाटर से बात नहीं करना चाहती, बट यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड दैट, गैस सिलेंडर्स की बात है। तो अब मुझे लगता है इट इज़ हाई टाइम, एक बदलाव बहुत आवश्यक है देश में, और आई एम श्योर कि द चेंज विल बी फॉर गुड। तो आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कि राहुल गांधी जी इज बैक टू पार्लियामेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो आप बात करती हैं, जब आप जाती है आपके पिक्चर्स भी बहुत वायरल होते हैं। What is his vision, if I can talk to you, because you are in the party and you know him better than us? I'm sure now the entire nation knows. बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके भाजपा के ट्रोल कंपनी ने यह प्रयास किया कि हमारे लीडर को नॉन सीरियस बताएं, पॉलिटिकल विजन ना हो, ऐसे नेता प्रोजेक्ट करें, बट दुख होता है उनके लिए कि वो फेल कर गए। राहुल गांधी इज़ वेरी क्लियर, ही इज़ लिविंग फॉर द नेशन। देश की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उनकी प्रायोरिटी है, एंड ही इज़ अ विजन कि भैया 20 से 20 साल के बाद हमारे देश में जब लोग बूढ़े होंगे तो उनको किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। अभी हमारे देश में युवा हैं तो वो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे, हमें सर्विस सेक्टर से निकल करके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने से हम लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर, चाहे फिर वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात हो, इन सब तमाम चीज़ों पर he has a very clear vision, and I'm sure you must have heard him enough now and read him enough about him. और इन सब चीज़ों का मतलब it was like heartbreaking that somebody with such good intent. It was heartbreaking for many. I'm Yes. not only talking about Congress. It was really heartbreaking to see somebody like him handing over the keys to Delhi officials. That's really unfair. And there are more serious offences I than know, what he I was charged for. And just because you are questioning Adani in the parliament, you're thrown out of parliament after so many conspiracies. I'm very thankful to Supreme Court. Otherwise, people would have just lost hope from it. Politicians से थकते हैं लोग, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से थकते हैं तो कोर्ट के पास जाते हैं, और अगर इस देश में कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? Everybody's आपने lost. देखा वो जो विमेन स्पोर्ट्स पर्सन थे, बीच में दे विड्रॉ फ्रॉम द एजिटेशन, वो उस होपलेसनेस को दिखा रहा था कि भाई हम बैठ रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है। वो जिस पर एलिगेशन है वो कोर्ट से बेल लेकर पार्लियामेंट में जाके हंस रहा है, और राहुल गांधी जैसे नेता को पार्लियामेंट के बाहर कर दिया जा रहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू, मतलब एज अ पार्टी पर्सन मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दिस इज लाइक बहुत सारा होप ये लेकर के वापस हम लोग के लिए आए। Correct. So the trust with the judiciary is restored. So talking about parliament and parliamentarians, आपके एरिया के MP के साथ आपका बहुत ट्विटर वॉर एंड सोशल मीडिया वॉर चलता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये अजीब तरह की बातें करते हैं वो, और 3 टर्म का कोई सांसद जिसको क्षेत्र ने बार बार मौका दिया, गोड्डा ने, और एक तो आप क्षेत्र में वैसे काम नहीं करके आए, जो वो एयरपोर्ट की बात करते हैं या फिर रेलवे की बात करते हैं, वो सब यूपीए गवर्नमेंट के समय में पास की हुई योजनाएं हैं जिसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आई एम श्योर उनकी जगह कोई और सांसद होता तो ये पहले इम्प्लीमेंट होता और बेटर इम्प्लीमेंटेड होता,
ये महगामा में भी जो मैं 300 बेड अस्पताल लेकर के आई हूँ, ये भी 2012-13 का था। अगर कोई मान लीजिए जब MP भी आपका है, विधायक भी भाजपा का ही है, तो वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा था? तो आई थिंक ही इज़ नॉट डन इनफ फॉर द कंस्टिट्यूंसी। एक तो सबसे बड़ा वो कारण है, एंड प्लस ही हैज़ बीन, मतलब हिज स्टेटमेंट्स आर वेरी ऑफेंडिंग। वो मुझे लगता है कि किसी को भी बुरा लगता होगा, लोग उनको कन्फ्रंट ना कर रहे हों, लेकिन डिग्निटी को भी क्रॉस करके वो कई सारी ऐसे बात करें, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही मेड फॉर महुआ मैत्रा, या फिर हमारे लिए जिस तरीके से बोले, कमिंग Yeah, I टाइम्स, saw that tweet apparently. इन कमिंग टाइम्स लोग जनता उसका जवाब देंगे। Correct. And the last question is, अगले साल like general elections है, विधानसभा में है. Where do you see yourself? Do we see Deepika Pandey Singh in the parliament? My fate, mostly party has decided at every step of mine. पहले यूथ कांग्रेस, फिर जिला अध्यक्ष, फिर महिला कांग्रेस, then again AICC, electoral politics. I'm sure wherever party finds me fit, I'll be there. Thank you so much for this interview. And you saw Deepika Pandey Singh unfiltered, जो हमसे बात किया इन्होंने, और बहुत सारे मुद्दों पर भी बात हुआ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और हम इसे और बेटर कैसे कर सकते हैं। जय हिंद।